स्टूडेंट्स, सो रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है रेफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यानी अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो एक प्लेन सरफेस से रेफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं रेफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, फिर बात करेंगे रेफ्रैक्शन थ्रू लेंस। सो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, रेफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यानी आपके पास में जो सरफेस है वो कैसा नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, बल्कि कैसा सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। यानी हम ये मान लेते हैं ये जो हमारे पास है ये एक इस तरह का सरफेस है जिसकी शेप है वो कैसी है, कुछ स्फेरिकल टाइप से है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है। यानी प्लेन ना होकर के कैसा है, स्फेरिकल है। इस पूरे में हम ये मान लेते हैं ये क्या है, पूरे में ग्लास फील्ड है ये जो इधर है, और इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, मान लेते हैं जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं क्या है, μ2 है। जैसे ये एयर होगा और ये पूरा क्या होगा, ग्लास होगा। अब देखिए यहां हम इस स्फीयर के केस में क्या डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल सरफेस के केस में ये पोल होगा, और ये इसको हम क्या मान ले, एक स्फीयर मान ले, तो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को ही इसका क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दिया। और ये जो देख रहे हैं कहां से पास होने वाली एक्सिस, इसके पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये आप कह सकते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्सिस। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इस पूरे का ये जो सरफेस है, ये इस पूरे का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह का सरफेस है, कुछ इस तरह का। इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2 है, और जिसमें रखा है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। मैं मान के चल रहा हूं कि μ2 ज्यादा है ना। मान लीजिए ग्लास है और ये एयर है, यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या होगा, यहां से कोई रेज निकलेगी। जैसे मान लीजिए ये रे निकल रही है ना, जो रेज निकल रही है यहां से, वो रेज निकलने के बाद में क्या इस रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, नहीं, ये रे स्ट्रेट नहीं निकलेगी। ये इसकी एंट्री जो हो रही है वो एयर से ग्लास में हो रही है। एयर से ग्लास का मतलब है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इसकी एंट्री हो रही है, और जैसे ही डेंसर मीडियम में आती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल कहां होगा। इसका नॉर्मल बनाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉप कर दी, और नॉर्मल हमेशा कहां से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये इसका क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल है वो कहां से जाता है, हमेशा नॉर्मल जाता है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो लाइन है ये इसका क्या होगी, नॉर्मल होगी। बात क्लियर है। सो दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। नॉर्मल के साथ में ये जो इंसिडेंट रे है जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब देखिए इसको सीधा नहीं निकलना, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, तो इसको क्या होना है, रेफ्रैक्ट होना है। अब रेफ्रैक्ट किधर होगी, ये दूसरे मीडियम में, इसमें होगी, और इस मीडियम में तो नॉर्मल ये था, और इस मीडियम में ये नॉर्मल ये है। तो ये जाके ये आगे मैं बढ़ा देता हूं इसको, ये तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सीधी न जा करके इसको किधर आना है, नॉर्मल की ओर आना है, तो ये नॉर्मल की ओर डेविएट हो जाएगी इस तरह से। ये यहां आ गई। क्या यहां से ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से जाने वाली जो रे है कोई डेविएट होती है, नहीं, इसमें कोई डेविएशन नहीं आता है। पोल से जो जाती है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, पोल से जाने वाली जो रे है वो विदाउट डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाती है। जहां दोनों मिल रही हैं वहां इसकी क्या फॉर्म होती है, इमेज। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से। और ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल का इस रेफ्रेक्टेड रे के साथ में एंगल, इसको एंगल आर बोला जाएगा। क्लियर है।
ये क्या थी आपके पास में इंसिडेंट रे, सीधी नहीं गई तो किधर डेविएट हुई, नॉर्मल की ओर, क्योंकि ये मीडियम डेंसर है और जब भी डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में वो किधर आती है, नॉर्मल की ओर। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, नॉर्मल। कैसे पता लगा नॉर्मल है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइट है, ये जो रे है वो आपकी रेफ्रेक्टेड रे है, रेफ्रेक्ट हो रही है, और ये नॉर्मल के साथ में जो रेफ्रेक्टेड रे एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल आर। सो ये एंगल आर है, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल आई होता है। ये क्लियर। अब देखिए ये यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई, यहां पे रेफ्रैक्शन हुआ है। अब देखो जहां भी रेफ्रैक्शन होता है वहां स्नेल्स लॉ की बात चलती है, यानी स्नेल्स लॉ को नहीं बुलाया जा सकता। और स्नेल्स लॉ में दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल आई की और एंगल आर की। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एंगल आई चाहिएगा और एंगल आर चाहिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन सी है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, क्योंकि यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये डिस्टेंसेस क्लियर है आपको, साइन कन्वेंशन हम बात कर लेंगे जब अप्लाई करेंगे तब। अब ये इतनी बात क्लियर होने के बाद में आप ये देखिए, आपको आई और आर की वैल्यूज निकालनी है। आई और आर की वैल्यूज निकालने के लिए देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यदि मैं आपसे ये पूछूं, ये आपके पास में ट्राइंगल है और इसका एंगल 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो मान लीजिए आपके पास 40 डिग्री है, तो आपको पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आप 30 और 40 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, 70 बताओगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम होता है। ये एंगल निकालना है तो ये प्लस ये। अब यहां से हमें कौन से एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू आई कैलकुलेट करनी है। तो आई कैलकुलेट करने के लिए ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये वाला जो ट्राइंगल है उससे आई की वैल्यू आ सकती है, इसमें ये एंगल हमें पता होने चाहिए। तो इसके चलते हम इन एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। लेट इसको मान लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, गामा। अब देखिए यहां से एंगल आई को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इस एंगल आई को क्या होगा, एंगल आई देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल इस ट्राइंगल को, इसको भूल जाइए आप, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसको भी हम नियर अबाउट क्या मान सकते हैं, एक बाद में स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं इसको। ये जो कर्व है उसको क्या माना जा सकता है, नियर अबाउट एक स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, वो तो बात की बात है। पहले आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम कुछ, है ना, एम नाम दे दिया इसको, जैसे मिरर नहीं है ये एम का मतलब आप मिरर ना समझ ले, एम। अब देखिए इस एंगल को हम आई को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द ज्योमेट्री आई एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, यानी वो होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से दूसरा जो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हैं उससे ये एंगल मान रखा आपने क्या, गामा। ये आर मत समझना, ये क्या लिखा है मैंने, गामा। आर प्लस गामा किसके इक्वल होगा, बीटा के। तो आर प्लस, देखिए आर प्लस गामा की वैल्यू है वो होगी बीटा के इक्वल। तो इसका मतलब आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी क्या, बीटा माइनस गामा। ये मैं नाम दे देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2। यानी यहां से आपके पास आई की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू कैसे आई, देखो आपके पास ये जो ट्राइंगल बन रहा था इसमें इन दोनों वाले एंगल्स का सम किया है इसी की तरह से।
यानी ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। यदि इस ट्राइंगल को हम भूल जाए, इस ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, आई के। ऐसे ही किया है तो ये आ गया आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। फिर ये ट्राइंगल देखा आपने, इस ट्राइंगल में आर प्लस गामा अंदर बन रहे हैं और बीटा बाहर बन रहा है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस गामा के। तो आर प्लस गामा किसके इक्वल होगा, बीटा के। या हमें तो आर चाहिए, तो आर होगा बीटा माइनस गामा के। क्योंकि स्नेल्स लॉ में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एंगल आई और दूसरा एंगल आर। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ जो थ्योरीज है वो मैं बता दूंगा कि क्या लिखनी है, आप पहले इसको समझिए। ये आने के बाद में, अब देखो ये आने के बाद में आप यहां से अल्फा, क्योंकि आई निकालने के लिए अल्फा चाहिएगा, बीटा चाहिएगा, और आर निकालने के लिए बीटा चाहिएगा और गामा चाहिएगा। तो आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ओपीएम है, इसको हम नियर अबाउट क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहां से कहूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मैं यदि आपको कहूं फ्रॉम ट्राइंगल, पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो ट्राइंगल है, कौन से वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जिसका एक एंगल अल्फा है, यहां से आप लगा सकते हैं। देखिए tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं क्या, OPM। फ्रॉम ट्राइंगल OPM ट्राइंगल से आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PM अपॉन OP। यानी आपने ये कह दिया PM अपॉन OP। बट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan थीटा को आप क्या लिखते हो, tan थीटा को थीटा लिखते हो, तो tan अल्फा को क्या लिखा जाएगा, अल्फा। तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, PM अपॉन OP। इसी तरह से इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से देखिए आप, ये समझ में आ गए, यहां से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, tan अल्फा की। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, यदि आप मिक्सअप हो रहा है, मैं दूसरे पेन के कलर से लिख देता हूं। ये ट्राइंगल देखिए आप, जिसका एंगल बीटा है, क्या माना जा सकता है इसको, PMC या PCM ट्राइंगल। फ्रॉम ट्राइंगल PCM, आप डायग्राम के नीचे ही लिखेंगे इसको। PCM ट्राइंगल से देखिए, PCM ट्राइंगल से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PM अपॉन PC, PM अपॉन PC। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, tan थीटा को जब आप थीटा लिख रहे हो तो tan बीटा को आप क्या लिख सकेंगे, बीटा लिख सकेंगे। तो tan बीटा है उसको हम बीटा लिख सकेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, PM अपॉन PC। ये आ गई आपके पास, जैसे इक्वेशन नंबर ये 3 थी और ये आ गई आपके पास 4। ये जो अबव इक्वेशन है ये कितनी थी, 3 थी। अब थर्ड ट्राइंगल की बात करते हैं। थर्ड ट्राइंगल के लिए मैं ये मिक्सअप ना हो इसलिए इससे दूसरी इंक से लिख रहा हूं। थर्ड ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं ये है PIM, यानी फ्रॉम ट्राइंगल PIM ये ट्राइंगल है, इसका एक एंगल क्या है, गामा है। और ये देखो परपेंडिकुलर सभी का कॉमन ऐसे ट्राइंगल सिलेक्ट किए हैं मैंने। तो PM अपॉन PI परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से tan गामा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी PM अपॉन PI। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan गामा को क्या लिख सकेंगे आप, गामा लिख सकेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी PM अपॉन PI। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब यहां से आप देखिए ये जो इक्वेशंस देख रहे हैं आप, ये वाली जो इक्वेशंस, एक इक्वेशन आपकी ये है, ये आपको किसकी वैल्यू दे रही है, बीटा की वैल्यू दे रही है। और ये इक्वेशन आपको किसकी वैल्यू दे रही है, गामा की वैल्यू दे रही है। और ये इक्वेशन है जो आप देख रहे हैं 3 इक्वेशन वाली, वो आपको किसकी वैल्यू दे रही है, ये इक्वेशन दे रही है अल्फा की वैल्यू।
ये वैल्यूज हम यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की भी वैल्यू आ जाएगी और किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की भी वैल्यू आ जाएगी। और जैसा कि अपन जानते हैं जहां बात चल रही होती है रेफ्रैक्शन की, रेफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि रेफ्रैक्शन में है क्या, बेसिकली स्नेल्स लॉ लगता ही लगता है रेफ्रैक्शन में, यानी डायरेक्ट में लगे या इनडायरेक्ट में लगे, रेफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनका हम जवाब किससे देते हैं, स्नेल्स लॉ से। तो यहाँ रेफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ कौन सा लॉ लगना चाहिए, स्नेल्स लॉ। मैं ये जो इक्वेशंस है जो जो जरूरत है आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, 3 लाइंस आप छोड़ दीजिए, इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या लिखेंगे आप। तब तक इस डायग्राम के ऊपर या साइड में 3 लाइन छोड़ के ये नीचे लिखिए, है ना, या फिर पहले लिख रहे हैं तो आप क्या लिखिए, कंसिडर ए रेफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या कंसीडर करना है, कंसीडर ए स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, refractive index mu2 is placed in a medium having refractive index mu1 in such a way that mu2 is greater than mu1, यानी mu2 की वैल्यू mu1 से क्या है, ज्यादा है, as shown। क्या लिखा आपने, कंसिडर ए स्फेरिकल सरफेस हैविंग स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, कंसिडर ए स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी जिससे रेफ्रैक्शन हो सके वो, कंसिडर ए स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, ये u2 नहीं है, ये है mu2, है ना, इज प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, यानी मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है और ये किस में रखा हुआ है, एयर में, एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu1 है, सो mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ये माना है। नाउ O इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, O क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, द रे कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट डेविएट्स, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, and the ray which is passing through the pole does not deviate, and both rays meet at point I where the image of this point object is formed। ये बना, फिर ये बना के ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में हमें बेसिकली सारी की सारी एक्सरसाइज हम कर क्यों रहे, स्नेल्स लॉ के लिए कर रहे, मैंने बताया था, और स्नेल्स लॉ में क्या लागू होता है, साइन आई और साइन आर, यानी आई और आर की वैल्यू निकाली, आई और आर में अल्फा बीटा आ रहे थे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सारा काम किया है। समझ गए होंगे आप, ये समझो पहले ये काम कर क्यों रहे हैं आप, क्योंकि रेफ्रैक्शन हो रहा है और रेफ्रैक्शन में क्या लगाया जाता है, स्नेल्स लॉ लगाया जाता है, और स्नेल्स लॉ के लिए आई और आर की वैल्यू चाहिए होती है, तो आई और आर की वैल्यू यहां से निकाल ली, लेकिन इसमें क्या आया, अल्फा और बीटा आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने 3 ट्राइंगल्स लिए, राइट ट्राइंगल से, ये राइट ट्राइंगल, एक ये राइट ट्राइंगल, ये लिए, जिनसे अल्फा और बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू आपके सामने है। अब आप क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अब हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्योंकि रेफ्रैक्शन हो रहा है तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर है, वो होता है mu2 अपॉन mu1, सेकंड वाले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट वाले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इसको आगे चल के अपन इस तरह से लिखे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, ये अल्फा की जो वैल्यू है ना, ये आपने तो नोट कर ली, मैं इधर लिख रहा हूं कि अल्फा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, pm अपॉन ओपी आई है, ये मैं लिख रहा हूं, ये मिटा रहा हूं यहां से, अल्फा की वैल्यू ये आई है, ये जो कि चाहिएगी हमें, इसलिए अब देखो ये जो वैल्यू है, ये यहां से हम कहें फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, साइन आई को आई लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, साइन आई को आई एंड साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, पता है, साइन आई को आई और साइन आर को, ये देखो ये क्या है, साइन आई है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, आई,
और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ये कॉमा है। अब देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तो क्या होगा, देखो म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर। अब आई की वैल्यू यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हो जाएगा म्यू वन आई की जगह पे क्या रखें, अल्फा प्लस बीटा, दूसरे से चेंज करके कहीं आप मिक्सअप ये हो जाए, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ये यहां तक का समझ में आ गया। अब रेड कलर से देखिए इसको म्यू वन आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये अलग है इसलिए मैं कर रहा हूं रेड कलर से, इज इक्वल्स टू म्यू टू आर की जो वैल्यू है वो क्या है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिंपली किसकी वैल्यू रखनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है। तो देखिए म्यू वन अल्फा की वैल्यू क्या है, ये अलग है ये ना, अल्फा की वैल्यू है पी एम अपॉन ओपी, प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है पी एम अपॉन पी सी, पी एम अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू, बीटा की वैल्यू क्या है, पी एम अपॉन पी सी, अल्फा की तो लिख ली आपने, जो मैं मिटा देता हूं, बीटा की क्या है पी एम अपॉन पी सी, माइनस गामा की क्या है पी एम अपॉन पी आई। ये सारी जो वैल्यूज है हम लिख चुके हैं, पी एम अपॉन पी आई, ये सारी जो इक्वेशन है हम यूज में ले चुके हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो ये वैल्यू जाने के बाद में ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारी काम में ले ली हमने। अब पीएम एक ऐसा है जो कि सभी में कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये पीएम, और यहां बाकी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वन अपॉन ओपी। आप म्यू वन है ये कहीं यू मत मान लेना इसको, प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। क्लियर। अब देखिए इसमें जो पीसी टर्म्स है उनको एक साइड में कर लीजिए और नॉन पीसी टर्म्स को एक साइड में कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में म्यू वन अपॉन ओपी, और ये देखो ये नॉन पीसी टर्म्स है इसको इधर ले आइए, म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन पी सी, है ना, ये भी पीसी टर्म्स है, इसको उधर ले जाइए, माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। ये म्यू वन अलग रखेंगे आप, कहीं इसको यू ना लिख दें, म्यू है ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए साइन कन्वेंशन से मैं यदि आपको कहूं यहां पे ऐसे, मैं इसके नीचे ही लिख लेंगे आप, यहां देखिए ओ से पी के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। इंसिडेंट रे इधर है और आप डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से, तो किधर चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे इधर है, यूं जा रही है, और आप पोल से मेजर करेंगे तो इधर चलना पड़ेगा, तो यू की वैल्यू किस में ली जाएगी, माइनस में। और वैसे ही मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली किस में होती है, माइनस में ही होती है। इमेज डिस्टेंस देखो पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस वी है, पी आई पोल से इमेज की ओर मेजर करेंगे, इधर चलना पड़ेगा, वी आएगा, ये प्लस का ही आएगा। पी सी क्या है, आर है, और ये भी क्या होगी, प्लस की, पोल से सेंटर की ओर चलेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये भी क्या आएगी, प्लस की। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर दे, यदि ये जो वैल्यूज हैं ये जो हैं इसे डायग्राम से, इसे रे डायग्राम से ली हैं, इनको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा म्यू वन अपॉन ओपी, प्लस देखो ओपी की जगह पे क्या रख दे, माइनस का यू, प्लस म्यू टू अपॉन इसकी जगह पी आई की जगह पे क्या रख दें, प्लस का वी, इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन को ऐसे लिख के पीसी की जगह पे क्या रख दें, कैपिटल आर लिख दें। तो ये क्या बन जाएगा, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या कहेंगे, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। तो इसके नीचे आप क्या लिख लेंगे, दिस इज द रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस।
यानी जहां भी रिफ्रैक्शन की बात हो रही है वहां पे क्या काम आता है, स्नेल्स लॉ काम आता है। ये बात समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, यानी बात करेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है और रिफ्रैक्शन के कारण किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती है। वहां पे ये जो है ये रिजल्ट काम आएगा, इसको याद भी रखिए। क्या ये, और ये आप समझ रहे होंगे नीचे क्या लिखा हुआ, आर की वैल्यू लिखी हुई है बीटा माइनस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो ये सारे क्लियर्स हैं, है ना? क्लियर है तो आप भी इनको नोट करिए। सो अभी आपने नोट कर लिया तो ये फॉर्मूला काम में लूंगा मैं, या तो इसको मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, है ना, बाकी मैं इसको रख कर रहा हूं। और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, लेंस से रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो ये रिजल्ट वहां काम आएगा, तो ये चाहिएगा, आप इसको लर्न कर गए होंगे, लास्ट का रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो पहले बात ये आती है कि लेंस रियल में क्या होता है। लेंस होता क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसके जो सरफेसेज हैं दोनों साइड के अपोजिट सरफेसेज हैं वो रेगुलर सरफेसेज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस से रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। तो अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि लेंस रियल में होता क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस तो हम तब स्टडी कर पाएंगे जब हमें लेंस के बारे में पता होगा। तो लेंस है क्या, लेंस को हम ये कह सकते हैं पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जिसके क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं और दोनों अपोजिट सरफेस, एक इस साइड है दूसरा इसके इस साइड है, और दोनों ही कैसे होते हैं, रेगुलर सरफेस होते हैं, जिसमें या तो दोनों क्या होने चाहिए, कर्व्ड होने चाहिए, या एटलीस्ट वन तो क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना ही चाहिए। क्लियर है? तो लेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस है क्या। लेंस, पहले हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस स्टडी करने से पहले लेंस के बारे में जान लेते हैं। यानी पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ये, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which has transparent material like glass भी तो क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, like glass which has two regular opposite surfaces, which has two regular opposite surfaces either both are curved, यानी दोनों ही क्या हो, या तो कर्व्ड हो और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। यानी आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसका या तो दोनों सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, या कम से कम एक सरफेस तो कर्व्ड होना ही चाहिए। लेंस दो तरह के होते हैं मेनली, यदि हम देखें तो एक तो ये लेंस होता है, इस तरह का लेंस, उस लेंस को बोला जाता है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है इस तरह का लेंस, है ना, इस तरह के लेंस, उस लेंस को बोला जाता है क्या, कॉनकेव लेंस। वैसे तो कितने भी टाइप बना लो फिर चाहे इसके, है ना, अब मैं बताऊंगा कितने भी टाइप कैसे बना लो चाहे। ये इस लेंस को बोला जाता है कौन सा, ये लेंस है, इसको मैं कह रहा हूं क्या, कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो लेंस है ये, इसके टाइप कितने बताए मैंने, दो बताए मेनली। कौन सा, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा ये जो लेंस है वो बोला जाता है इसको कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है, कॉनकेव लेंस है, बीच में से इनकी थिकनेस ज्यादा होती है और एंड पे किनारों पर इनकी थिकनेस क्या होती है, कम।
और इसमें जस्ट अपोजिट होता है, केव टाइप से, गुफा टाइप से, यानी बीच में से इनकी थिकनेस क्या है, कम, और एंड पे से इनकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा। वैसे ही आप कहें कि ऐसे भी लेंस हो सकते हैं, जैसे आपने बनाया एक साइड क्या हो, प्लेन हो, और एक साइड क्या हो, कॉन्वेक्स हो। ये साइड कैसी है, कॉन्वेक्स है, और ये साइड कैसी है, प्लेन है। तो इस लेंस को क्या बोला जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये साइड प्लेन है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड क्या हो सकती है इसकी, इस तरह की हो सकती है, इस तरह की, मतलब कौन सी, कॉनकेव, और दूसरी प्लेन हो सकती है, तो इसको क्या बोला जा सकता है, प्लेनो कॉनकेव। या एक साइड ये हो सकती है कि कॉन्वेक्स और दूसरी कॉनकेव हो, तो उसको क्या बोला जा सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। यानी मेनली आप कहें तो ये ही आएंगे, ये वर्ड तो आएंगे ही, क्या, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे ये साइड इसकी क्या है, कॉन्वेक्स वाली जैसी है, और ये क्या है, प्लेन। इसको बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स। इसकी एक साइड प्लेन और दूसरी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, जो भी रेज आ रही होती है उनको क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। इसलिए इस लेंस का जो दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये जो रेज को है, इट आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करता है। बात करेंगे अपन कि कैसे कन्वर्ज करता होगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी रे यहां आई, उनको फैला देगा इस तरह से, तो इसलिए इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, कॉनकेव लेंस को। अब हम बात करते हैं रेफ्रैक्शन थ्रू लेंस से, लेंस से रेफ्रैक्शन किस तरह से होगा, और साथ में हम ये सीखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। यही मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, दोनों का एक ही डेरिवेशन से बता रहा हूं, लेंस फॉर्मूला और आगे लेंस मेकर फॉर्मूला, और फिर उसको आगे एक्सटेंड करके हम क्या बना देंगे, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो अभी ये आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन, ये मैंने इसलिए रखा है कि अभी चाहिएगा हमें। तो अब अच्छा, एक बात और देखिए, क्या लेंस के लिए जरूरी है दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा ये सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और ये वाला सरफेस है, इसका कर्व्ड कम है, कर्व्ड कम है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ज्यादा, और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम होगी। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस है, दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो, सेम हो। दोनों इक्वल भी हो सकती है, और एक कम और एक ज्यादा भी हो सकती है। तो हम यहां मान के ये चलेंगे, लेफ्ट साइड में जो सरफेस बन रहा है स्फेरिकल, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और राइट साइड वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है। तो अब ये आप ये नोट कर लिया लेंस के बारे में। लेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स का काम होता है जो भी रेज यहां से आएंगी, यहां आएगी, उन सभी को क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, यूं आ रही है सभी को एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, और ये जो आ रही है उनको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं लेंस से रिफ्रैक्शन की, और लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला की। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो एक साइड की क्या है, r1 है, और राइट साइड की क्या है, r2 है, और एक थिन लेंस है। इस तरह से मैंने ये माना है, ये एक लेंस है इस तरह से, है ना। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक साइड की वो r1 है, और दूसरी साइड की क्या है, r2 है। इस तरह से हम मान के चल रहे हैं। क्लियर है? यानी इस वाले सरफेस का यदि आप ये कहें कि सेंटर किधर होगा, कहीं इधर होगा, क्योंकि ये स्फीयर इधर बनेगा, और इस वाले का सेंटर किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इसका बेंड यूं है, इसका सेंटर इधर होगा। ये इनकी हम मान के चल रहे हैं कि क्या है, ऑप्टिकल एक्सेस है, जो कि, और दोनों की जो थिकनेस कम होने के कारण ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, ये मान के चल रहे हैं।
अब देखिए आप ये माने, क्योंकि हमने जो रेफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने ये सीखा है कि अपने पास दो ही मीडियम हो तब रेफ्रैक्शन, एक साइड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हो और दूसरी साइड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, म्यू2 हो। ये आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसकी जो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से मेजर कर लो, ये यहाँ से पोल ये इसके हिसाब से, यहाँ से इसके हिसाब से यहाँ है, तो उस हिसाब से ये तो थिन है काफी, तो हम इसको ये मान रहे हैं कितनी, u, ये इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके लिए आप ये मान ले शुरू में कि इस पूरे में क्या भरा हुआ है, ग्लास भरा हुआ है, यानी ये पूरा ही ग्लास है। आप ये भूल जाए कि इसका जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान रहा हूं कितना, म्यू2, यानी इस ग्लास का जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2, और जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, यानी इस लेंस वाली मटेरियल का म्यू2 है, और ये एयर में रखा हुआ तो एयर का म्यू1 है, ये वाटर में रखा हुआ तो वाटर का म्यू1 है, जिस भी मीडियम में रखा हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, और इसका म्यू2। अब हम ये मान के चल रहे हैं रेफ्रैक्शन थ्रू लेफ्ट साइड सरफेस, यानी हम बात कर रहे हैं रेफ्रैक्शन थ्रू, यहाँ 3 लाइन्स है वो आप या तो खाली छोड़ दें, मैं बताऊंगा क्या लिखेंगे अभी हम बात समझ लेते हैं इसको पहले। रेफ्रैक्शन थ्रू लेफ्ट साइड सरफेस, लेफ्ट साइड सरफेस, assuming that right side surface is absent, right side surface is absent, ये मानते हुए कि राइट साइड वाला सरफेस है ही नहीं, ये मानते हुए आप कर रहे हैं, तो ये मानते हुए करेंगे तो यहां से आपने कहा कि रे आई, ये आई यहां से, ये रे यहां से आ रही है, ये इंसिडेंट रे हुई। अब इसका रेफ्रैक्शन किधर होगा, ये तो है ही नहीं, इस पूरे में ग्लास है, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका म्यू2 है, यानी म्यू1 यानी किससे, रेयर वाले से डेंसर में आ रही है, तो अब इसको किधर जाना है, नॉर्मल की ओर जाना है। अब आप सोच रहे हो नॉर्मल किधर होगा, कौन सा सरफेस डिसाइड करेगा, ये तो है ही नहीं, आप कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसका नॉर्मल तो कहीं इधर होगा, इसके सेंटर से इधर जा रहा होगा, जो कि हमें दिखाना नहीं है, मैं डॉट डॉट करके आपको समझाने के पर्पज से यदि बताऊं तो ये कहीं इसका नॉर्मल होगा, ये इस वाले के कहां से जा रहा होगा, सेंटर से जा रहा होगा, और इस वाले का, लेफ्ट वाले का सेंटर इधर ही तो होगा, राइट साइड में। अब ये रे स्ट्रेट ना जा करके किधर जाएगी, ये नॉर्मल की ओर जाएगी, यानी सीधी ना जा करके ये नॉर्मल की ओर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी इस तरह से, यानी स्ट्रेट ना निकल के इसको फाइनली किधर जाना है, नॉर्मल की ओर जाना है, ये इस तरह से ये नॉर्मल की ओर जाएगी। दूसरी रे जो आप जान रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सी रे है, इसके सेंटर से जाने वाली रे, जो ये है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे है, वो विदाउट डेविएशन क्या निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, और यहां इसकी क्या बनेगी, इमेज में नाम दे देता हूं आई डैश, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं वी डैश, क्योंकि रियल में यहाँ रेफ्रैक्शन एक बार और होना बाकी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दूं, वी डैश, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे क्या बनी है, इमेज बनी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, नॉट v, यानी v डैश नाम दिया इसको, इस वाली डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया क्या, v डैश, ये डैश। अब आप देखिए, यानी यहां जो काम हुआ है उसको यदि मैं इस तरह से बताना चाहूं तो यहाँ ये वाला सरफेस था, राइट वाला तो था ही नहीं, यहां से क्या आ रही थी, ये आपकी ऑप्टिका प्रिंसिपल एक्सेस थी, और यहाँ क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और यहाँ से ये जो रे है आ रही थी, और यहाँ आ करके, और ये जो डॉट डॉट बना रखा आपने, ये जो ये वाला, ये क्या था, इसका नॉर्मल था, और वो स्ट्रेट ना निकल करके किधर डेविएट हुई, नॉर्मल की ओर डेविएट हुई इस तरह से, है ना, और सेंटर से जाने वाली सीधी आ गई, दोनों जहां मिली हैं वहां पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये तो क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या था, इमेज थी, है ना, वी डैश, मैंने नाम दे दिया इसका, यही काम हुआ। यहाँ इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू1,
और जिस मीडियम में जा रही थी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ2। यानी ये काम हुआ है यहाँ पे, ये इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है, आपको समझाने के लिए अलग से बताया है, ये काम हुआ है। जबकि हमने राइट साइड वाले रेफ्रैक्शन को, क्योंकि रेफ्रैक्शन तो यहाँ भी होना बाकी है, तो यदि यहाँ रेफ्रैक्शन ऐसे होता था तो ये इक्वेशन आती थी, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका कितना μ2 है, μ1 वाले से μ2 वाले में जाती है, तो इसके लिए इक्वेशन ये लिखी जाती थी और इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड की इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड की क्या है, r1 मानी हमने, तो उस केस में ये जो इक्वेशन है ये आपकी हो जाएगी माइनस μ1 अपॉन u ही है, प्लस μ2 अपॉन v डैश, ये कितनी है, v डैश है ना, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r1। ये आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, बात रिफ्रैक्शन थ्रू राइट साइड सरफेस, और ये मानते हुए कि लेफ्ट साइड वाला नहीं है। यानी अब मैं जो बात कर रहा हूं ये वाला हो गया ना, ये यहां से अलग से दिखाया है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू राइट साइड सरफेस assuming that लेफ्ट साइड सरफेस इज absent, क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्शन होगा। यहां रिफ्रैक्शन क्यों होगा, यहां अगेन क्या चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू राइट साइड सरफेस assuming that left side surface is absent, left side surface is absent। अब क्या होगा देखो, अब हम इसको ये माने इस सरफेस की बात चल रही है, राइट साइड वाले सरफेस की, इसका अलग से बनाओ आप, तो चाहे इसी में एक में ही बना सकते हैं, इसमें जैसे मैं बनाऊंगा इसमें, यानी ये वाला कौन सा सरफेस है, राइट साइड वाला, ऐसे ही तो होगा राइट साइड वाला, है ना। यानी मैं यहाँ अलग से यहाँ बना देता हूँ इसका, ये राइट साइड वाले के लिए, ये कौन से के लिए, लेफ्ट साइड वाले को समझाने के लिए बताया। आप इसको अलग से बनाना जरूरी नहीं, इसी में बना देंगे। इसका तो क्या बनाया था आपने, μ1 माना था, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान रखा था, μ2। अब देखो ये मैं सरफेस बनाऊं यदि अलग से इस वाले केस में, तो ये वाले सरफेस की बात चल रही है, ये वाला कौन सा, राइट वाला, यही है राइट वाला, और ये इसकी कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो रे थी आपकी, ये यहां से कहां आ रही थी, रिफ्रैक्ट होके यहां आ गई थी, यहां क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी, क्या बन रही थी, वी डैश। अब ये लगेगा कि ये जो रे है ये आपने कहा था स्ट्रेट आ रही थी, सीधी आ रही थी, यहां से यहां स्ट्रेट दिखाई थी आपने, यहां से यहां डेविएट नहीं हुई, लेकिन यहां क्या होनी चाहिए थी, ये डेविएट होनी चाहिए थी। और डेविएट किसके हिसाब से होनी चाहिए थी, इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल होगा इधर। तो ये जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं, सो ये इस सरफेस का नॉर्मल है। यानी यहां पे यदि आप रिफ्रैक्शन की बात करते हो तो किस हिसाब से होना चाहिए, ये सीधी तो जाएगी नहीं यहां से, यहां आपने क्या दिखाया था, सीधी जाते हुए दिखाया था, सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी न जा करके किधर डेविएट होना, इसको नॉर्मल से दूर होना है। ये नॉर्मल है, ये इस केस में ये नॉर्मल यही तो होगा ये, और स्ट्रेट नहीं जाएगी, यहां भी क्या होना उसका, रिफ्रैक्शन स्ट्रेट ना निकल करके, देखो आपने स्ट्रेट दिखा दिया, यहां से यहां स्ट्रेट दिखा दिया, यहां फिर से क्या होगी, ये स्ट्रेट ना निकल करके ये नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी। नॉर्मल से अवे क्यों होगी, क्योंकि ये ग्लास से एयर में आ रही है, तो यहाँ इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार नॉर्मल कहाँ होगा इसका, कौन सा सरफेस का नॉर्मल, राइट साइड वाले का, और राइट साइड वाले का नॉर्मल यही होगा ये, और ये नॉर्मल से किधर जाएगी, सीधी ना निकल के नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर का मतलब है, देखो ये यहां से ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है इसका, और नॉर्मल से दूर, ये तो सीधी निकल गई, ये नॉर्मल से दूर, यानी यहां इसकी क्या बन जाएगी, इमेज, और यहां सीधी जाने वाली वो सीधी आई जाएगी।
तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, फाइनल इमेज बन रही है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट काम कहां से आया, ये है, ये वाला किसका काम कर रहा है, आई डैश, आई डैश इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसको आगे की ओर एक्सटेंड कराने पे, तो हम कहीं यहां जा करके ये आपने क्या किया था, स्ट्रेट दिखा दिया था, इसको स्ट्रेट ना दिखा करके इसको यहां भी डेविएट होना है, और डेविएट किधर होगी, नॉर्मल इधर होगा इसका। अब नॉर्मल से किधर जाएगी, ये नॉर्मल है यहाँ, नॉर्मल यही है इस साइड का, और ये स्ट्रेट ना जा करके नॉर्मल से किधर जाएगी, अवे जाएगी, और नॉर्मल से आप अवे दिखाएंगे तो ये बनेगा इस तरह से, और यहां से जाने वाली सीधी सीधी की सीधी निकल जाएगी, जहां दोनों मिलेंगी, यहां मिल रही है तो यहां इसकी क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी आई। ये बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए ये बनाया था, ये डायग्राम ही बनाना है, ये भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ इसकी क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, और ये फाइनल वी होगा। राइट साइड सरफेस के लिए ये वाला किसका काम करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, है ना, और उसकी इमेज कहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी। तो अब देखो राइट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले में हो रहा था μ1 से μ2 में जा रही थी, और राइट साइड में μ2 से इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन क्या μ1, देखो यहाँ μ1 से μ2 में जाए, ये काम हुआ। अब μ2 से μ1 में आ रही है, डेंसर से रेयर में निकल रही है, तभी तो ये नॉर्मल से क्या आ रही थी, सीधी ना जा करके नॉर्मल से दूर जा रही थी, क्योंकि ये मीडियम डेंसर था और ये मीडियम कैसा था, रेयर था। अब देखो बात ये हुआ, यानी ये भी ना बनाएंगे तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, आपने ये लिखा, फिर ये लिखने के बाद में ये लिखा, फिर ये लिखा। अब पहली बार आपने माना था कि लेफ्ट साइड सरफेस ही है, राइट साइड नहीं है, अब माना कि राइट साइड ही है, लेफ्ट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, ये जो लेफ्ट साइड से जो इमेज बनी है वो राइट साइड के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो लेफ्ट साइड में μ1 से μ2 में जा रही थी, राइट साइड में μ2 से किधर जा रही है, μ1 में। तो इस इक्वेशन में सिर्फ क्या चेंज होगा, μ1 की जगह μ2 हो जाएगा, और μ2 की जगह क्या हो जाएगा, μ1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन μ1 से μ2 में, और राइट साइड में रिफ्रैक्शन μ2 से μ1 में। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस होंगे, देखो μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1, और इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहां ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कौन कर रहा है, ये v डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके लिए, सो यहां लिखेंगे हम v डैश, और इसके लिए जो इमेज बन रही है वो इमेज कौन सी बन रही है, ये क्या है, v। सो और राइट साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है। तो ये यानी सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए, दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए सिंपल। लेफ्ट साइड वाली तो मैंने एज इट इज रखी है, आपके मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो आपका जो रे डायग्राम हो वो क्लियर होना चाहिए, यानी ये डायरेक्शंस दिखाते हुए ये क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर आपकी जो इक्वेशन है ये सही होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, कंसिडर ए लेंस, है ना, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 and radius of curvature of left side surface is r1 and radius of curvature of right side surface is r2। यानी लेफ्ट साइड सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और राइट साइड के सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है, इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। क्लियर है, क्या कहा आपने, कंसीडर ए लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, है ना। The radius of curvature of left side is r1 and radius of curvature of right side surface is r2 is placed in a medium of refractive index μ1 and so on। फिर क्या लिखेंगे, point object is placed at O, है ना, due to refraction through left side surface its image is formed at I dash। this image क्या लिखेंगे आगे, समझ में आ गया। A point object is placed at point O, point object को कहाँ रख दिया, O पे रख दिया। Due to its refraction through left side surface, its image is formed at I dash, and this image आगे क्या लिखना है, this image act as object for the right side surface।
यानी ये इमेज है राइट साइड सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। क्लियर हो गया ना। दिस इमेज एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर राइट साइड सरफेस। लिख लिया, क्या लिखा है कि दिस इमेज एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर राइट साइड सरफेस। ये राइट साइड सरफेस है। So due to refraction through right side surface, its final image is formed at I. Clear? फिर देखो दो इक्वेशन लिखी है ना, refraction through left side surface, assuming that right side surface is absent. फिर इसका उल्टा किया, सिर्फ इसमें और इसमें क्या चेंज है, μ1 की जगह μ2 किया है और μ2 की जगह क्या किया है, μ1। यहां देखो u का काम, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, राइट साइड सरफेस में v डैश, और इमेज कौन कर रहा है, v, और राइट साइड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी, r2। ये कर लिए होंगे आपने, नोट भी कर लिए होंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो देखो क्या होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दें। आगे आप क्या लिखने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने पे देखिए, लेफ्ट साइड ऐड कर दें पहले। लेफ्ट साइड में यहां μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v डैश, है ना। फिर इधर की देखो, माइनस μ2 अपॉन v डैश प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, इसकी राइट साइड वाली दोनों की प्लस कर दो, μ2 अपॉन देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस ये है μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। सिंपल, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद में आप देख रहे हैं ये जो डैश वाले टर्म्स है ना, ये आपको दिखेंगे नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में क्या, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। सिंपल, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। अब देखो ऐड करने के बाद में μ1 कॉमन आपका दिख रहा है लेफ्ट साइड से, है ना। तो μ1 को आप कॉमन लेंगे जैसे ही, तो ये तो हो जाएगा μ1 कॉमन, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। और यहाँ यदि μ1 कॉमन होता तो कितना अच्छा होता है, यहाँ पहले तो μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लो। आप कहोगे नहीं, आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ μ2 माइनस μ1 है और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो रखो 1 अपॉन r1। और यहाँ उल्टा देखो, μ2 माइनस μ1 है और यहाँ है μ1 माइनस μ2, तो यहाँ माइनस 1 रह जाएगा इसकी वजह से, तो 1 अपॉन r2। माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन लिया है वो क्या है, μ2 माइनस μ1, और यहाँ क्या है μ1 माइनस μ2, जिसकी वजह से माइनस हो गया। अब देखो यहाँ μ1 कॉमन हो जाए तो अच्छा, और भी कैंसिल हो जाएगा, तो बना लेंगे कॉमन, μ1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लीजिए μ1 को कॉमन लिया तो ये हो गया μ2 अपॉन μ1 माइनस ये हो गया 1, माइनस है ना ये 1, और ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर। अब देखो μ1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, μ1 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स ये है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद में आपके पास जो आया वो आया माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो चुका है, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखो यहां ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें μ2 अपॉन μ1 को लिखा जा सकता है सेकंड वाले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में, यही तो बताया था। μ2 अपॉन μ1 को लिख सकते हैं सेकंड वाले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू μ2 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन
R1 माइनस 1/R2। इस फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला बोला जाता है? इस फॉर्मूला को बोला जाता है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लिखेंगे आप इस फॉर्मूला के बाद में क्या? दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यदि एग्जाम में यह आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये डिराइव करना आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। यहां ये रखें कि ये लेंस का म्यू2 कौन सा मीडियम था? लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में? जिस मीडियम में ये रखा हुआ, एयर में रखा हुआ तो एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर में रखा हुआ तो वाटर के रेस्पेक्ट में। यदि वाटर का आज दिया हुआ हो और लेंस का दिया हुआ, वाटर का दिया हो, तो ऐसे आ जाएगा इससे। ये लेंस मेकर फॉर्मूला ही तो था, ये ध्यान रखिए। अब इसी से हम लेंस फॉर्मूला बना लेंगे। हाँ, ये लिख लिया। ये लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो यहां तक आप कर देंगे। अब हम इसी को एक्सटेंड करके क्या बना लेंगे? लेंस फॉर्मूला। जब हमें पता है ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, है ना? 2 ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। ये 3 इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3 है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखो, हमें पता है कहां? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, या आप सीधा ही लिखे इंफिनिटी, तो u की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। और v क्या हो जाता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रखने पे इमेज कहां बनती है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी इसमें हम u की जगह क्या रख दें? इंफिनिटी रख दें। तो v की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? f रखना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहा हूं, है ना? इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा μ21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसको कंपेयर करें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं। 3 और 4 को कंपेयर करने के बाद में आ रहा है ये नंबर जो देख रहे हैं आप, ये किसकी वैल्यू है? ये जो वैल्यू है इसको देखिए आप, ये क्या है? यही है। यानी इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? इसकी जगह पे 1/f लिख सकते हैं। इस वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/f। भाई 3 और 4 को देखने के बाद में ये लग रहा है कि ये जहां भी वैल्यू दिख रही है आप वहां क्या रख सकते हो? 1/f रख सकते हो। तो यहां 1/f रखेंगे तो क्या कह सकते हैं हम? फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हम इसको लिख सकते हैं -1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/f। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। अब आपके पास 2 फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला और इसको बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। मिरर इक्वेशन से किस तरह से डिफर करता है ये? मिरर इक्वेशन में यहाँ माइनस नहीं था, लेंस फॉर्मूला में ध्यान रखिए यहाँ क्या आता है? माइनस आता है। ये साइन का ध्यान रखिए, इसमें ये जो है ये माइनस आता है। कौन से में? इसमें लेंस फॉर्मूला में। तो ये लेंस फॉर्मूला है और ये क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला। सो नोट डाउन करिए इसको। अच्छा मार्क्स लेने का यही तरीका है, आप सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर लेफ्ट साइड थ्रू से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे उसकी इक्वेशन, फिर राइट साइड वाले की इक्वेशन, फिर दोनों इक्वेशन को प्लस किया, आपके पास ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद में ये आई, है ना? तो यही तो क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला। नोट डाउन।